गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी इकोनॉमिक्स की 17वीं क्लास है। जैसा कि हमारा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने जीडीपी और उसके टाइप्स, उसके एग्रीगेट्स, टूल्स और आपका नेशनल इनकम, उसके मेथड, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये सारा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है आपका पोटेंशियल जीडीपी का। पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? दूसरा एक आती है आपकी ग्रीन जीडीपी। ठीक है। ये क्या है? इस पोटेंशियल जीडीपी को संभावित जीडीपी के नाम से जाना जाता है और इसको हरित जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पहले तो हम इस पोटेंशियल जीडीपी को उठाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये पांचों विषय पूछे जाते हैं, तो अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि क्या फ़ीस है इसकी। ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, पूरा हिंदी मीडियम में। ठीक है। और जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हम इंग्लिश में भी यूज़ करेंगे, हिंदी में भी यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ करेंगे, जिससे किसी भी माध्यम वाले को परेशानी ना हो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल जीडीपी क्या है। देखिए, पहले हम इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम इसका अंदर डिटेल में जाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि एक राम नाम का व्यक्ति है। वो क्या करता है? एक ट्यूशन चलाता है, अर्थात एक बैच चलाता है, ट्यूशन पढ़ाता है। और वो क्या करता है कि 5 बच्चों को पढ़ाता है प्रतिदिन 5 बच्चों को पढ़ाता है और सिर्फ 2 घंटे पढ़ाता है। और 2 घंटे पढ़ाने के बाद वो 300 रुपये डेली कमा लेता है। ये डेली के उसके इनकम है, डेली कमा लेता है ये 300 रुपये। और जैसे ही वो 2 घंटे, मान लेते हैं कि वो 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ाता है, 2 घंटे जब वो पढ़ाता है तो वो बड़ा ही मतलब ईजिली होके पढ़ाता है। उस पर उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं होता, किसी तरह की वो घुटन महसूस नहीं करता, और आराम से वो 2 घंटे पढ़ाता है 5 बच्चों को, और वो क्या करता है 300 रुपये कमा लेता है। अब उसको लगा कि मुझे क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अर्थात उसको लगा कि मेरे को ज़्यादा बर्डन नहीं फील हो रहा है। मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा बर्डन फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास 5 बच्चे हैं। अब उसे लगा कि मैं अपनी जितनी कैपेसिटी यहाँ लगा के 2 घंटे पढ़ा के 300 रुपये कमा रहा हूँ ना, यदि मैं अपनी थोड़ी कैपेसिटी और लगाऊँ और थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी और यूज़ करूँ और उस कैपेसिटी का यूज़ करके मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अर्थात उसके लिए वो क्या करेगा कि अब उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इस 5 की जगह 10 बच्चे पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, और समय वही रखा। 2 घंटे पहले 5 बच्चों को पढ़ाता था, अब 2 घंटे में कितने बच्चों को पढ़ा रहा है? 10 बच्चों को। अब ये पहले 5 बच्चों को बिठा लेता था, अब उनकी संख्या बढ़ा दी उसने, 10 बच्चे कर दिए, और पढ़ा वही रहा है, समय वही है, 2 घंटे समय है। ठीक है। और अब उसको कितने रुपये मिलेंगे? सीधी सी बात है, कितने मिलेंगे? 600 रुपये। ठीक है। तो अब देखिए, पहले उसको मिल रहे थे 300 रुपये, अब मिल रहे हैं पर डे के 600 रुपये। अब कितने बढ़ चुके हैं? 300 बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये जो 300 रुपये बढ़े हैं, ये क्यों बढ़े हैं? क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने, राम ने क्या किया, अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज़ किया। और जब उसने पूरी कैपेसिटी का यूज़ किया ना तो उसने अपने ऊपर बर्डन पड़ने दिया, किसी तरह का दबाव पड़ने दिया, ना कोई घुटन पड़ने दी, अपने ऊपर कोई घुटन महसूस नहीं की। दूसरा, ना ही उसने अपनी समय की बर्बादी की, अर्थात आप देखेंगे पहले भी 2 घंटे पढ़ा रहा था और 2 घंटे अब भी पढ़ा रहा है, ना कोई समय की बर्बादी की, उतने ही निश्चित समय में। ठीक है। और ना कोई बिना प्रेशर के 2 घंटे पढ़ाकर उसने क्या किया, 600 रुपये क्या कर लिए, कमा लिए, अर्थात अर्न कर लिए। ठीक है। ये जो अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ करके, जो इसने ये 600 रुपये कमाए हैं ना, यही कहलाता है आपका पोटेंशियल जीडीपी। इसी को कहेंगे हम पोटेंशियल जीडीपी। अब ये जीडीपी में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये तो था एग्जांपल। अब हम इसके अंदर चलते हैं। देखिए, आपने मेरे साथ जीडीपी पढ़ा, तो जीडीपी का सीधा सीधा मतलब क्या है? हम किसी जीडीपी में क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। उसका मूल बिंदु क्या है? प्रोडक्शन। क्योंकि अगर मैं कहूँ जीडीपी की परिभाषा क्या थी, तो आप क्या कहेंगे कि किसी देश की एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है। तो जैसे ही हम उसका अंतरिम मौद्रिक मूल्य की बात करते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसका क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा, और उसको हमने मुद्रा में चेंज कर लिया था। वो कैसे कैसे किया था, मैंने पूरा जीडीपी आपको पढ़ाया था, तो आपको उसमें क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी जीडीपी में अगर देखा जाए तो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, अर्थात क्या होता है, उत्पादन होता है। और वो उत्पादन क्या होगा, किसका होगा? या तो क्या होगा, गुड्स का होगा, या क्या होगा, और सर्विस का होगा। 2 ही चीज़ों का उत्पादन हो सकता है, 2 ही चीज़ों का उत्पादन हो सकता है, या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा। ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जब जीडीपी हम देखते हैं तो हम एक
फिक्स पीरियड लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, यानी वित्त वर्ष, ठीक है। और आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है, पूरा आपको मैं एक एक पॉइंट आपको बता चुका हूँ। फाइनेंशियल ईयर क्या कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है, 2021-22, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं और उससे हम पोटेंशियल जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं और पूरा डिटेल में जाएंगे इसका, ठीक है। और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है आईएएस के। देखिए हम क्या करते हैं कि एक ईयर मान लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं और वो ले लेते हैं हम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 2021-22। और ये क्या होता है, मैं इसकी पूरी डिटेल स्टडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। यदि इसीलिए कह रहा हूँ मैं, अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब जरा समझना, हमने क्या किया, वित्त वर्ष 2021-22 में हमने अपनी जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया। हम मान लेते हैं कि हमने 10,000 की वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया, उत्पादन किया अपनी जीडीपी में। 10,000 वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं। अब जरा समझना इसमें क्या होगा। देखिए ये जो प्रोडक्शन करेगी, ये जो 10,000 प्रोडक्शन हुई है, अब इसको थोड़ा सूक्ष्मता से अंदर जाकर इसको समझने का प्रयास करें। ये जो 10,000 प्रोडक्शन हुई है ये कैसे हुई है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन हुई है कहाँ से हुई है, ये आप देखेंगे कि अगर अंदर जाकर उसको पूरा सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो जो ये प्रोडक्शन हुई है, एक तो प्राइमरी सेक्टर से हुई है, दूसरा ये सेकेंडरी सेक्टर से हुई है, तीसरा ये क्या हुआ, टर्चरी सेक्टर से हुई है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से क्या हुआ होगा, जितना भी प्राकृतिक संसाधन था, जो प्राकृतिक संसाधन वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, उसका यूज़ करके 10,000 की क्या हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा। हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था कि 100 यूनिट हमारे पास कच्चा माल था, अर्थात प्राकृतिक संसाधन था, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें क्या होगा, हमारे पास फैक्ट्री होगी, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र होता है, निर्माण क्षेत्र होता है, विनिर्माण क्षेत्र होता है, सब बता चुका हूँ पहले मैं। दूसरा और क्या होगा, हमारे पास मशीन होगी। मान लेते हैं हमारे पास क्या थी, 10 मशीनें थी, ठीक है। और हमने इन 10 मशीनों के होते हुए हमने क्या किया, 10,000 की जीडीपी का, 10,000 रुपये की जीडीपी का उत्पादन किया वित्त वर्ष 2021-22। यहाँ वित्त वर्ष को भी ध्यान में रखना है क्योंकि सारी चीज़ें एक टाइम पीरियड में होंगी, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एक ईयर को जरूर लेना पड़ता है, ठीक है। और टर्चरी सेक्टर बेसिकली क्या होता है, पूरे का पूरा मानव मनुष्य वो सारा क्या होता है टर्चरी सेक्टर, क्योंकि इन दोनों का क्या होता है, यूजलेस होते हैं, क्योंकि इनको अगर अधिक उपयोगी बनाना है और इनका यूज़ करने वाला कौन होता है, व्यक्ति होता है, अर्थात मानव होता है, मानव संसाधन, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमने क्या किया था कि 50 लोग लगाए थे और हमने 50 लोगों को लगाकर ये जो आपकी 10,000 रुपये है इसका उत्पादन किया था, 10,000 रुपये की जीडीपी का उत्पादन किया था। और यहाँ कोई एक चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, जब ये 10,000 रुपये की जीडीपी का उत्पादन किया था ना, तो हमारे पास कुछ एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है कि सभी प्रकार के तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, पोर्ट्स जिसको हम क्या बोलते हैं बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, एरोप्लेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। आपका हॉस्पिटल ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, लॉ एंड ऑर्डर ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, दूसरा आपका बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गोदाम, ये भी सारा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हमने 10,000 रुपये की जीडीपी का उत्पादन किया था तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ होगा जिनका यूज़ करके हमने उत्पादन किया। उदाहरण के तौर पे हमने क्या किया कि जब 10,000 की जीडीपी का उत्पादन किया तो हमने उसके उत्पादन के लिए क्या किया होगा, कच्चा माल चाहिए होगा। अब वो कच्चा माल क्या या तो रोड के जरिए आया होगा, या फिर वो रेलवे के जरिए आया होगा, या फिर हवा के जरिए आया होगा। इन तीन ही ऑप्शन है, या पोर्ट के जरिए आया होगा। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, और तो नहीं हो सकता कोई ऑप्शन, अपने आप तो प्रकट नहीं हुआ होगा, ठीक है। जब रोड के जरिए आया होगा तो हमने रोड को यूज़ किया होगा, रेलवे के जरिए आया होगा तो हमने रेलवे को यूज़ किया होगा, पोर्ट्स के जरिए आया होगा तो हमने पानी वाले जहाज़ों को, बंदरगाहों को यूज़ किया होगा, लाइट यूज़ की होगी क्योंकि बिजली चाहिए, हवा के जरिए आया होगा तो हमने एरोप्लेन यूज़ किया होगा,
और अगर हमने यूज़ किया होगा तो उससे जो हमने प्रोडक्शन की होगी हमने किसी ना किसी गोदामों में रखी होगी, अर्थात भवनों में रखी होगी। ठीक है, तो सभी प्रकार के भवन भी क्या आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी है कि जब ये 10,000 रुपये की प्रोडक्शन हुई थी तो उसमें क्या हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर करप्शन भी हुआ होगा, अर्थात भ्रष्टाचार भी हुआ होगा। अब ये भ्रष्टाचार क्यों जुड़ गया है इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, इसको हम आगे इसको उठाएंगे बात को, इसका क्या संबंध है। अब जरा समझना कि ये सारी चीज़ें थी, तब जाकर हमने क्या किया, 10,000 रुपये की जीडीपी का उत्पादन किया। अब हम इसका थोड़ा और अंदर से जाके सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए हमने क्या किया, इन सभी संसाधनों, ये सभी के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, वो है संसाधन अर्थात रिसोर्स। इन सभी रिसोर्सों का यूज करने के बाद हम कहाँ पहुंचे, 10,000 रुपये की जीडीपी का हम उत्पादन कर पाए। बट जब हमने देखा कि हमारे पास जो 100 यूनिट रॉ मटेरियल पड़ा था ना, इस 100 यूनिट रॉ मटेरियल में से हम सिर्फ कितने का यूज कर पाए, 50 यूनिट रॉ मटेरियल यूज कर पाए। ठीक है, यहाँ फैक्ट्री थी, हमारे पास मशीनें थी, जो हमारे पास 10 मशीनें थी उसमें हमने देखा कि हम केवल 5 मशीनें यूज़ कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो हमारे पास लेबर थी अर्थात मानव संसाधन था, लेबर 2 टाइप की हो सकती थी, पूरा डिस्कस किया हुआ पहले, स्किल और अनस्किल्ड। इन दोनों को मिलाकर हमने देखा हम इसमें से केवल 20 ही लोगों का यूज़ कर पाए, अर्थात 20 श्रम यूज़ किया हमने। ठीक है, और यहाँ देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, अगर हम देखें कि जब 2021 और 22, क्योंकि एक वित्त वर्ष लेना है ना, 2021-22 का जब समय था और जब हमारी जीडीपी हमने कैलकुलेट की थी 10,000 रुपये की, तो उस समय जो हमारे रोड थे वो रोड कैसे थे, 1 वे रोड थे। 1 वे रोड का मतलब क्या है कि एक तरफ से आ रहा था, एक तरफ से जा रहा था, एक ही रोड था। ठीक है, अब ये तो हमारे हाथ में था कि जैसे मान लीजिए रोड भी जो थे ना वो क्या थे, टूटे फूटे थे, कहीं कहीं से टूटे फूटे थे। दूसरा अगर हम देखें कि जो हमारे पास रेलवे थी, जो पोर्ट्स थे, ठीक है, ये भी हमारे क्या थे, फिक्स थे उस समय, यानी उस ड्यूरेशन के समय, या देखना है आपको उस ड्यूरेशन के समय भी क्या था, फिक्स था, इसका यूज़ किया हमने। और देखा जाए कि इन सभी रिसोर्सों का यूज़ करते हुए हम कहाँ तक 10,000 रुपये की जीडीपी का उत्पादन कर पाए थे। ठीक है, यदि हम इनका सभी का यूज़ करते, यदि हम इनका सभी का यूज़ करते, सभी संसाधनों का फुल यूज़ करते, यदि जो ये रिसोर्स है इसका हम क्या करते, फुल यूज़ करते, तो क्या हमारी प्रोडक्शन 10,000 ही आती। अब ये प्रश्न उठता है, तो स्वाभाविक सी बात है, यदि उदाहरण के लिए समझिए हमारे पास 100 यूनिट का क्या था, कच्चा माल था, हमने यूज़ कितने किए, 50 यूनिट। यदि हम इसको 100 यूनिट ही यूज़ करते, ठीक है, 5 मशीनें थी, यदि हम 10 की 10 मशीनें यूज़ करते, हमारे पास 50 लेबर थे, हमने अगर 20 यूज़ किया, हमने 50 के 50 और यूज़ करते। जो हमारी रोड है, अगर हमारी रोड 1 वे है, यदि हमारी रोड 2 वे होती, 4 लाइन होती, ठीक है, अच्छी बनी होती, कोई खड्डा ना होता, कोई वो नहीं होता, कोई टूटी फूटी ना होती, तो तब क्या होता, तब कंडीशन में क्या होता। अब आपके यहाँ एक चीज़ आपके माइंड में ये कर रही होगी स्ट्रक कि रोड का प्रोडक्शन से क्या मतलब है। देखिए पूरा दोनों एक चीज़ से जुड़ी हुई है। कैसे, अब कच्चा माल है, कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुँचाना है, तो रोड के जरिए अगर पहुँचाएंगे तो रोड अच्छी होगी, जल्दी समय पर पहुँच पाएगा और वो सुरक्षित भी पहुँच पाएगा। अगर रोड में खड्डे होंगे, टूटी फूटी होगी, तो कच्चा माल भी टूटेगा, फूटेगा, खराब होगा। ठीक है, तो अगर रोड अच्छी होती और यदि हम इन सभी रिसोर्स का, जितने भी हमारे पास रिसोर्स थे, इनका यदि हम फुल यूज़ करते, तो क्या हमारी प्रोडक्शन 10,000 ही आती, नहीं, हमारी प्रोडक्शन क्या होती, इससे बढ़ जाती। ठीक है, इससे बढ़ जाती। तो यही कहलाता है आपका पोटेंशियल जीडीपी, यानी जब हम अपने संसाधनों का फुल कैपेसिटी के साथ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, फुल क्षमता के साथ यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है आपका पोटेंशियल जीडीपी। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल जीडीपी की परिभाषा क्या होगी, कोई देश कितना उत्पादन क्षमता है और वह भविष्य में कितना उत्पादन कर सकता है, उसे पोटेंशियल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड पे फोकस मारना, भविष्य, क्योंकि पोटेंशियल जीडीपी का संबंध वर्तमान से ना होकर सीधा सीधा क्या होता है, भविष्य से होता है। क्योंकि ये क्या होती है, एक कल्पना होती है,
एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है, कल्पना होती है। हम कल्पना करते हैं कि हम इस साल अपना जीडीपी इतना रखेंगे। जैसे मोदी जी ने क्या की हुई है, कल्पना की हुई है 2025 में हम अपनी जीडीपी का आकार कितना कर देंगे, $5 ट्रिलियन कर देंगे। ठीक है, $5 ट्रिलियन तक हमें अपनी जीडीपी का आकार बढ़ाना है। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो हमारी जीडीपी का आकार है $2.72 ट्रिलियन है। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर। तो इतना आकार वर्तमान में है और हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी पोटेंशियल जीडीपी, अर्थात ये कहलाएगी आपका रियल जीडीपी। अब कहने का मतलब ये है, इसको एक ध्यान से समझना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये अभी 2022 चल रहा है और वहाँ पे 2025 में हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, हम कहने का मतलब ये है कि मोदी जी का कहने का मतलब ये था कि हम क्या करेंगे, हर साल कुछ टारगेट रख लेंगे। जैसे अभी हमारी 2.72 है ना, तो हम क्या करेंगे 2023 तक टारगेट रख लेंगे कि हमारी $3.5 ट्रिलियन तक जीडीपी हो जाए। 24 तक हम टारगेट रख लेंगे कि हमारी 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाए कैसे भी करके, और हम 25 तक आराम से क्या करेंगे, $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे इस तरह। तो जब भी हम तुलना करेंगे तो हम 2022 में हैं तो हम 2023 के साथ करेंगे, जब हम 2023 में जाएंगे तो 24 के साथ करेंगे, 24 में जाएंगे तो 25 के साथ करेंगे। तो हर साल हम क्या करेंगे, एक टारगेट रख लेंगे और हमें उस टारगेट तक पहुंचना है। और उस टारगेट तक पहुंचने को ही क्या कहा जाता है, आपका पोटेंशियल जीडीपी। क्योंकि ये जो टारगेट है ये वर्तमान से संबंधित ना होकर ये भविष्य से संबंधित होता है। इसी वजह से जो ये पोटेंशियल जीडीपी है ना, इसको सपनों का जीडीपी भी कहा जाता है। कई बार आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो इसको सपनों का जीडीपी भी कहा जाता है, सपनों का जीडीपी, क्योंकि ये भविष्य से संबंधित है, वर्तमान से संबंधित नहीं है। ये क्या है, भविष्य से संबंधित है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ आपको एक चीज़ रखनी है याद, जीडीपी का बढ़ना क्या कहलाता है। अगर मैं कहूँ जीडीपी है और ये बढ़ रही है, ठीक है, तो जीडीपी का बढ़ना क्या कहलाएगा, जीडीपी का बढ़ना ये दिखाएगा कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। और प्रोडक्शन किसका बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम उसको मौद्रिक मूल्य में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। सारा मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन का बढ़ना जीडीपी का बढ़ना कहलाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जीडीपी बढ़ने से क्या लोगों का कल्याण होगा, क्या आर्थिक विकास होगा, क्या आर्थिक समृद्धि होगी, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा या देश का विकास होगा, प्रश्न ये उठता है। तो हर बार जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों का कल्याण नहीं होगा। इस बात को तो हम अगले क्लास में उठाएंगे, अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या समस्या आती है। यहाँ समस्या ये है कि जो पोटेंशियल जीडीपी है ना, पोटेंशियल जीडीपी पे कहाँ जाना है हमें, रियल जीडीपी से पोटेंशियल जीडीपी जाना है। और पोटेंशियल जीडीपी पे हम कब जाएंगे, जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी। जीडीपी तब बढ़ती है जब क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, उत्पादन आपका बढ़ता है। अब यहाँ देखेंगे उत्पादन दो तरीके से बढ़ सकता है। जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका दो तरीके से बढ़ सकता है, दो तरीके से। कैसे, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और एक वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव बढ़ाना है, नेगेटिव नहीं तरीके से बढ़ाना, नकारात्मक तरीके से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना। देखिए अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यदि हमें पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचना है, पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि हमें कहाँ पहुंचना है, जो हमने कल्पना की है वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22 चल रहा है, ठीक है, उसमें जो हमारा रियल जीडीपी है वो मान लेते हैं हम 10,000 रुपये है। ठीक है, अगला फाइनेंशियल ईयर का क्या आएगा, 2022-23, वहाँ हमने कल्पना कर ली कि 22-23 में हमें अपनी जीडीपी का आकार 18,000 रुपये करना है। ये हमने क्या कर ली, कल्पना कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो गई, पोटेंशियल जीडीपी, और ये क्या हो गया आपका 10,000 रियल जीडीपी। अब हमें ये देखना है कि जो ये पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचना है ना, तो हम जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, जब आप प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी आप 18,000 तक पहुंचोगे। अब हमें वो प्रोडक्शन बढ़ाने के तरीके को देखना है कि हम किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखेंगे कि हम पहले ये नेगेटिव ले लेते हैं कि हमें ये यूज़ नहीं करना, ये तरीका यूज़ नहीं करना है। यदि हम ये तरीका यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें ये यूज़ नहीं करना। जैसे नंबर 1, हमें अपने संसाधनों का अधिक दोहन नहीं करना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं, होता क्या था कि क्योंकि हमने 2021 और 22 वित्त वर्ष लिया ना, तो उस वित्त वर्ष में होता क्या था कि पहले हम क्या करते रहे थे, 1,000 टन कोयले का उत्पादन करते थे।
ठीक है। और 1000 टन कोयले के लिए जो हम श्रम यूज़ करते थे, हम 100 लेबर को हम काम पे लगा रहे थे, ठीक है। और इन 100 लेबर को काम पर लगाने की जगह के साथ साथ हम क्या कर रहे थे, 1000 टन कोयले का उत्पादन कर पा रहे थे। अब हमने क्या किया कि इस 100 की जगह हमने 1000 लेबर को लगा दिया। तो अब मेरे को बताइए, जब हम 100 की जगह 1000 लेबर को लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? तो सीधी सी बात है, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात कोयले का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 10,000 टन। जबकि पहले हमारी पूर्ति 1000 टन में हो रही थी, अब हमने कितना बढ़ा दिया, अत्यधिक कर दिया, 10,000 कर दिया। यहाँ देखेंगे आप, जैसे ही कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन क्या हो गया, कोयले का बढ़ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोयले का जो योगदान है जीडीपी में, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जीडीपी में? तो स्वाभाविक सी बात है, जीडीपी भी क्या करेगी, डेंट करेगी, ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, इफेक्ट होगी, 101% इफेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जीडीपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये तो हमने कोयले का एग्जाम्पल दिया, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, वो आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि पहले 1000 टन में जब हमारा काम चल रहा था, तो हमने क्या किया, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए, यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया, कोयले का दोहन, यानी अर्थात अपने संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया। अब जरा ध्यान करिए, जो मैंने आपको 6ठी क्लास में बताया था, 6th लेक्चर में अपने क्या बताया था कि जैसे ही हम कोयले का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों का भविष्य क्या कर दिया, खतरे में डाल दिया। अर्थात हमने जो सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी धारणा को खंडन कर दिया, उसका प्रयोग हमने नहीं किया। हमने देखा ना कि हमने पढ़ा था 3 चीज़ें, एक तो समावेशी विकास, समपोषणीय विकास और सतत पोषणीय विकास, और विकास और आर्थिक समृद्धि, इनमें क्या अंतर है, पूरा मैंने डिटेल में बताया था आपको। तो जैसे ही हमने क्या किया, 10,000 कोयले का उत्पादन किया टन का, तो हमने क्या किया, उत्पादन तो बढ़ा दिया, जीडीपी तो बढ़ा दिया, बट उसमें क्या हुआ, हमने अपने बच्चों का क्या कर दिया, भविष्य क्या कर दिया, अंधकार में कर दिया, भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया। अर्थात हमने क्या किया कि जो आपका सतत पोषणीय विकास है, सतत पोषणीय विकास, उस कार्यक्रम का उल्लंघन कर दिया, उस धारणा को हमने गलत खंडन कर दिया, उस धारणा को गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि हमें विकास तो करना है, सतत पोषणीय विकास का भी ध्यान में रखना है। सतत पोषणीय विकास क्या है कि जब हम अपने संसाधनों का यूज़ भविष्य को ध्यान में रखकर अपने संसाधनों का यूज़ करते हैं, विकास करते हैं, तो वो कहलाता है सतत पोषणीय विकास, ठीक है। एक तो हमें क्या करना है कि हमें अपना जो हम पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचेंगे, तो हमें क्या करना है, अपने संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं करना, हमें उन्हीं संसाधनों का दोहन करना है जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, फैक्ट्री बढ़ा दी, ठीक है। पहले मान लेते हैं 4 फैक्ट्री थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई। जैसे ही 8 फैक्ट्री हुई, तो देखिए पहले जो 4 फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा था, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। अब 8 फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन तो क्या होगा, बढ़ेगा, जीडीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पहले जो 4 फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादन हो रहा था, तो जीडीपी जिस लेवल पे थी, जैसे ही हमने फैक्ट्री बढ़ा दी, तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर ये भी ध्यान रखिए, 4 फैक्ट्रियों के द्वारा जो पर्यावरण का और जल का प्रदूषण हो रहा था, नदियाँ जो दूषित हो रही थी, 8 फैक्ट्रियों के आने से वो डबल भी हो जाएंगी, ठीक है। यदि हमने ये तरीका यूज़ करके, ये मेथड यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाया, तो हमने किसका उल्लंघन कर दिया, हमने कर दिया समपोषणीय विकास का उल्लंघन, ठीक है, समपोषणीय विकास का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, समपोषणीय विकास का जो सिद्धांत था उसको नहीं माना, हमने उसका खंडन कर दिया और अपना क्या कर लिया, अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तो इससे क्या होगा, आपका जीडीपी तो बढ़ जाएगा, बट इससे होगा क्या, आपका जो पर्यावरण है उसको भी तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अर्थात आपके बच्चों का, आपका भविष्य खतरे में आ जाएगा, ठीक है। जिसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आपने क्या किया, क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर दिया, क्लियर। तीसरा अगर हम देखें कि हमने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया। अब शोषण कैसे होगा, देखिए, ये जो शोषण था, पहले आप मजदूर 8 घंटे काम कर रहे थे और आपने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 12 घंटे कर दिया, ठीक है। आपने उनके 4 घंटे बढ़ा दिए, और पहले 8 घंटे अगर वो काम करके 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहे थे, तो अब बताइए 12 घंटे जब काम करेंगे तो यूनिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है 150 यूनिट हो जाएगी। ये जो 50 यूनिट हमने बढ़ाई है, यहाँ से क्या हुआ, 50 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा, 50 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है जीडीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
पर ये जो जीडीपी बढ़ी है ये क्या हुआ, नेगेटिव रूप से बढ़ी है, नकारात्मक रूप से बढ़ी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उनका जो काम करने का जो श्रम था वो बढ़ा दिया, बिना वेतन बढ़ाए हमने क्या किया, उनका श्रम बढ़ा दिया, उनका शोषण करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे ही हमने उनका श्रम बढ़ाया तो उससे क्या होगा, उनका जो हेल्थ है उस पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, बीमार हो जाएंगे और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर जाएगा, अर्थात उनकी जीवन प्रत्याशा दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनको बीमारी लग जाएगी कोई ना कोई और वो जल्दी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें इस तरीके से भी क्या करना है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है, अर्थात इस तरीके का भी यूज करके हमें पोटेंशियल जीडीपी तक नहीं पहुँचना है। ठीक है। तीसरा चौथा अगर क्या कारण हो सकता है कि हमने क्या किया, अपना पोटेंशियल जीडीपी तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया, आयात ज़्यादा कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। पर जैसे ही आप आयात करेंगे, दूसरे देशों से आयात करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपका डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा ज़्यादा। ठीक है। तो हमें ये यूज भी नहीं करना है, आयात भी यूज नहीं करना। आयात करके, आयात को बढ़ाकर भी आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आप ये आपका विकास नहीं माना जाएगा, अर्थात ये पोटेंशियल जीडीपी तक पहुँच नहीं मानी जाएगी। ठीक है। पाँचवा कारण क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, इंटरेस्ट कम कर दिया। जैसे ही आपने क्या किया, आपने इंटरेस्ट कम कर दिया, ब्याज दरें कम कर दी, तो उससे होगा क्या कि सरकार को क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। पहले सरकार को अगर इंटरेस्ट से 500 रुपये मिल रहे थे तो अब कितने मिलेंगे, 400 रुपये मिल जाएंगे। सीधी सी बात है, इंटरेस्ट कम करने का मतलब। तो इससे क्या होगा, सरकार का सरकार के पास कम पैसा जाएगा, सरकार के पास कम पैसा जाएगा तो सरकार खर्चा कैसे करेगी, रोड कैसे बनवाएगी, लोगों का विकास कैसे करेगी, देश कैसे डेवलप होगा। ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट को घटा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। ऐसा करने से भी क्या हो जाएगा, आपका जीडीपी तो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, जो और अधिक लोन लेंगे और अधिक प्रोडक्शन करेंगे, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, पर ये क्या होगा, नकारात्मक रूप से क्या हो जाएगा, आपका जीडीपी बढ़ेगा, अर्थात प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस तरह से भी नहीं करना है। तो ये अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमें ये मेथड यूज नहीं करने हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये मेथड हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करने जो हमने आपको बताए। अब हमें यूज क्या करना है, प्रश्न ये उठता है कि हमें यूज क्या करना है। हमें नकारात्मक रूप से उत्पादन नहीं बढ़ाना है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव रूप से क्या करना है, आपका उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। तो अब देखिए, कहने का मतलब यही जो पॉजिटिव जो फैक्टर हम लिखेंगे ना, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक। ये क्या है, फैक्टर है। ये कैसे फैक्टर थे, ये नेगेटिव फैक्टर थे और ये क्या है, पॉजिटिव फैक्टर। अब पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहला तो अपनी जो हमारे पास भौतिक पूंजी है, अब भौतिक पूंजी समझ में आ जाएगा आपको। भौतिक पूंजी, उसका क्या करना है, पूर्ण दोहन करना है। पूर्ण दोहन का मतलब है यहाँ पूरा यूज़ करना है। जैसे यहाँ देखिए, हमारे पास मशीन कितनी थी, 10, यूज़ कितना कर रहे थे हम, 5 मशीनों का। तो ये क्या होती है, आपकी भौतिक पूंजी। ठीक है। पूरा जो आपका, क्योंकि पूंजी 2 टाइप की होती है, एक होती है भौतिक, एक होती है कार्यशील, अर्थात एक फिजिकल कैपिटल, एक आपकी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो होती है जिसका खर्चा एक बार करने के बाद आपको उसका लाभ कई वर्षों तक मिले, जिसमें आपका बेसिकली मशीनरी आती है। ठीक है। ये आपको मैं उत्पादन के जितने भी कारक थे उसमें बता चुका हूँ। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि आपकी डेली के प्रोडक्शन में डे बाय डे के कुछ खर्चे होते हैं, जिनमें हम देखेंगे कि कच्चा माल लेके आना और आपका क्या बोलते हैं, मजदूरों को पैसे वेजेस देना, सैलरी देना, ये आपका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। डेली के जो खर्चे होते हैं वो आपके वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। कैपिटल 2 टाइप की होती है, फिजिकल कैपिटल अर्थात वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है आपकी, जो लंबे समय तक आपका काम करे, यानी एक बार खर्चा करने के बाद वो क्या होती है, लंबे समय तक यूज़ होती है, अर्थात ये क्या होती है, फिक्स होती है। जिसमें मशीनरी आज आपने यूज़ कर ली, आपको 10 से 20 साल तक उसका क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, यानी वो आपको क्या देगी, पूंजी, यानी पैसा कमा कर देगी। और पूंजी का मतलब क्या था, जो आपको पैसा कमा कर दे। ये सारी टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स की मैं आपको 6th क्लास में और 7th क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जो मेरी 7th नंबर क्लास थी वो बता चुका हूँ। ठीक है। तो भौतिक पूंजी, उसका क्या करना है, पूर्ण दोहन करना है, अर्थात यानी जब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे पास जितनी मशीनें थी, यानी अगर मेरे पास 10 मशीनें थी तो हमें उस 10 मशीनों का ही यूज़ करना है पूरा का पूरा। ठीक है। हमने 5 मशीनें यूज़ नहीं करनी, हमें उसका पूरा कैपेसिटी के साथ यूज़ करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि जो राम था वो क्या कर रहा था, 5 बच्चों को पढ़ाकर 2 घंटे में 300 रुपये कमा रहा था, बट वो क्या कर रहा था, अपनी पूरी क्षमता को यूज नहीं कर पा रहा था।
बट जैसे उसने अपनी क्षमता का यूज़ किया, पूरी कैपेसिटी का यूज़ किया कि 2 घंटे में उसको लगा कि मैं 5 की जगह 10 बच्चे पढ़ा सकता हूँ, और मेरी मेंटल हेल्थ पर और मेरी टाइमिंग पर मेरे समय का बर्बादी नहीं होगी, और ना ही मेरे पास कोई घुटन होगी, ना मेरे पास कोई दबाव होगा, मेंटली और फिजिकली कोई दबाव नहीं होगा, और मैं 2 घंटे में 10 बच्चे पढ़ा सकता हूँ। मैं अपनी क्षमता का अगर पूर्ण दोहन कर सकता हूँ तो मैं अपनी इनकम को भी बढ़ा सकता हूँ। इसी प्रकार जीडीपी का भी खेल होता है। अगर हमें जीडीपी को बढ़ाना है, अर्थात क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। सीधी बात है, जीडीपी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। यदि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने भौतिक पूंजी का क्या करना पड़ेगा, उसका पूर्ण दोहन करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध है उसका क्या करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, दोहन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा कैसे, जैसे हमारे पास जो क्या था, रोड था, पहले क्या था, 2 वे था, तो हमें क्या होती थी, दिक्कत थी, टूटा फूटा था, उसको तो हम मजबूत कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई भी पर्यावरण का क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। उसको क्या कर देते हैं हम, 4 लाइन कर देते हैं। ठीक है, और कोई भी खड्डा, कोई भी टूट फूट नहीं है, जिससे कच्चा माल क्या होगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच जाएगा। हमने क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी बातें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी। तीसरा, हमें क्या करना है कि जो हमारा मानव संसाधन है, मानव संसाधन, उसका पूर्ण यूज़ करना है। ठीक है, मानव संसाधन का जब हम पूर्ण यूज़ करेंगे तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक आपका जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो क्या होगा, जो आपकी बेरोजगारी है, जो मुख्य समस्या है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, देखिए, पहले अगर मान लीजिए आप कि 50 व्यक्ति की क्षमता थी काम करवाने की, आपने क्या किया, 30 व्यक्ति को ही यूज़ कर लिया, 20 व्यक्तियों से काम नहीं करवाया, तो 20 व्यक्तियों को सीधी सी बात है पे नहीं मिली होगी, सैलरी नहीं मिली होगी, तो वो क्या हो गए, बेरोजगारी का शिकार हो गए। यदि आप उन 50 को काम पे लगाते, ठीक है, 50 को काम पे लगाते तो 20 लोगों को भी रोज़गार मिलता, तो 20 लोगों को जब रोज़गार मिलता तो कुछ हद तक तो बेरोजगारी खत्म होती ही होती। ठीक है, तो यदि हम अपने मानव संसाधनों का पूर्ण रूप से यूज़ करें, ठीक है, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमें मानव संसाधन का जब यूज़ करेंगे ना, तो हमें उसका पूर्ण यूज़ करना है। पूर्ण का मतलब हमें उनका शोषण नहीं करना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, हमें उनका शोषण नहीं करना है, हमें उनका पूर्ण यूज़ करना है। शोषण का मतलब क्या है कि यदि हम पहले 8 घंटे काम कर रहे थे ना, तो हमें 8 घंटे ही काम करवाना है, उनसे 12 घंटे काम नहीं करवाना है। क्योंकि जब 12 घंटे काम करवाएंगे तो समय आप अधिक समय काम करवा के प्रोडक्शन तो बढ़ा लोगे आप, पर आपने क्या कर दिया, शोषण कर दिया। ठीक है, आपने मनुष्य का क्या किया, शोषण किया, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, उसकी जीवन प्रत्याशा दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखना है साथ में कि जो हमारे पास मानव संसाधन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। और ये स्किल्ड में वही लोग आते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और अनस्किल्ड में कौन होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी के बदले जिनको वेजेस मिलता है। और स्किल क्या होते हैं, जो जॉब करते हैं, अर्थात जिनको जॉब के बदले क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो हमें क्या करना है, अपने लोगों के अंदर क्या करनी है, स्किल पैदा करनी है। स्किल पैदा करने से होगा क्या कि सीधी सी बात है कि जो काम आप 2 घंटे में कर रहे हो, अगर यदि आपके पास स्किल है तो उसी काम को आप 1 घंटे में कर सकते हो। और जितना प्रोडक्शन आप 2 घंटे में निकाल रहे थे, अब यदि आप उतना प्रोडक्शन 1 घंटे में निकाल रहे हो और 2 घंटे काम करोगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, यदि आपके पास स्किल होगी तो हमें क्या करना है, एक तो स्किल को बढ़ाना है, यानी जो हमारे पास स्किल लेबर है, यानी उसमें क्या करना है, स्किल में क्या करना है, बढ़ाना है। और इसके लिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्किल प्रोग्राम कितने चले थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए थे ना, ये स्कीम चलाई गई थी जो स्किल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, ये सारी किसको ध्यान में रख के चलाई गई थी, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर चलाई गई थी। ठीक है, अगला हमें देखना है चौथा कि जो तकनीकी है इसका भी ध्यान में रखना है, यानी टेक्नोलॉजी। आज का जो समय है वो सीधा सीधा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ ढालना है। जितनी प्रोडक्शन में हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उतना प्रोडक्शन क्या होगा हमारा बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हम पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तकनीकी का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा, हमें ये भी देखना है कि हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी अर्थात क्या होना चाहिए, वो स्टेबिलिटी हर टाइप की हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। तीनों टाइप की क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राजनीति को लेकर उथल पुथल हो रही हो,
क्या हो रहा है कि पार्टियां बन रही हो, टूट रही हो, एमएलए बन रहे हो, टूट रहे हो, एमपी बन रहे हो, टूट रहे हो, इधर से उधर जा रही हो, यानी वो जो क्या बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है, दल बदल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक फिक्स पार्टी होनी चाहिए, अर्थात उसके पास पूरा बहुमत होना चाहिए, सभी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, स्वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, यादव है, गुजर है, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्थिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए, सबकी आर्थिक दृष्टि क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक कंडीशन सबकी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, आपकी जो आपका पोटेंशियल जीडीपी है उस तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब ये तो है आपके प्रोडक्शन बढ़ाने के क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं पोटेंशियल जीडीपी को प्रभावित करते हैं। दो टाइप के फैक्टर्स आपको प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका एग्जाम में आए कि पोटेंशियल जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो आप दोनों कारकों का जिक्र करेंगे, 2-3 कारक इसके बताएंगे, 3-4 कारक इसके बताएंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या क्या 4-4 पॉइंट लिख दोगे तो आपका बहुत हो जाएगा, आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। ये तो था पोटेंशियल जीडीपी। अब ये देखते हैं हम कि जो हमने कल्पना की थी कि 10,000 से हमें कहाँ पहुँचना है, 18,000, ठीक है। इस कल्पना का होता क्या है, इसको समझते हैं एक उदाहरण से। अर्थात कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये 2021-22 था, इसमें हमने कल्पना कर ली थी कि हमें 18,000 अपनी क्या करनी है, 2022-23 में हमें अपनी जीडीपी कहाँ पहुँचानी है, 18,000 तक पहुँचानी है, और वर्तमान में हमारी रियल जीडीपी कितनी है, 10,000। तो हमें 2022-23 में 18,000 करनी है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हमारी क्षमता इतनी है, यदि हम इनका अपने उत्पादन बढ़ाने के लिए हम इनका यूज करेंगे, अर्थात हमारे पास जितना लिमिटेड चीज़ है उसका पूर्ण रूप से दोहन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम इस फैक्टर को यूज़ करेंगे ना, पॉजिटिव फैक्टर को यूज़ करेंगे, तो उसके क्या परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, उसके हमारे पास 3 परिणाम आ सकते हैं। वो 3 परिणाम क्या है वो ज़रा समझिए। यानी हमें क्या मिल सकते हैं, 3 रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है, 3 परिणाम मिल सकते हैं। ज़रा समझना कैसे। हमने क्या किया था कि 2021 और 22 हमने क्या मान ली थी कि हमारी वर्तमान जीडीपी ये है, और 22-23 में हमें कितनी करनी है, 18,000 तक पहुंचना है, ठीक है। ये कल्पना कर ली थी कि हमने देखा कि हमारी इतनी क्षमता है, हम इतनी लिमिटेड सोर्स के साथ जो हमारे पास रिसोर्स है, यदि हम उसका पूर्ण रूप से दोहन करें तो हम 18,000 तक अपनी जीडीपी को पहुंचा सकते हैं। यहाँ याद रखेंगे, हमें नकारात्मक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाकर पोटेंशियल जीडीपी तक नहीं पहुँचना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो 3 रिजल्ट क्या निकल सकते हैं, ठीक है। हम एक तो मान लेते हैं रियल जीडीपी जो हमें मिलेगी। रियल जीडीपी क्या होगी, जो हमने कल्पना की, अर्थात जो हमें वास्तविक मिली वो क्या हो जाएगी, रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी हमें कब मिलेगी, मान लेते हैं कि हम 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में है, और हमने कल्पना कर ली थी कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमें क्या करना है कि अपना जो जीडीपी है हमें 18,000 करना है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हम 1 अप्रैल 2022 को कल्पना कर चुके थे कि हमें अपनी जीडीपी कहाँ पहुँचाना है, 18,000। तो हम चेक कब करेंगे उसको, 31 मार्च 2023 को। 2023 को हमें क्या करना है, उसको चेक करना है, ठीक है। तो रियल जीडीपी क्या होगी, जो हमें कब मिलेगी, आपकी 31 मार्च 2022 को, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी रियल जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको किसी ना किसी सिंबल से दर्शा देते हैं। दूसरा क्या होगी, हमारी पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी भी क्या थी कि हमने क्या किया कि लास्ट के साल तक, यानी 2000, ये मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2022 लिख दिया, 31 मार्च 2023 कर लेना इसको क्या कर लें 23, क्योंकि 31 मार्च कहाँ चली जाएगी, 23 में चली जाएगी ना। तो 2023 को, 31 मार्च 2023 को हमें जो मिलेगी जीडीपी वो हमारी क्या होगी, रियल जीडीपी। और हमने 31 मार्च 2023 को कल्पना क्या की है कि हमें क्या मिल जाए, 18,000 रुपये मिल जाए, यानी हमारी जीडीपी का आकार कितना हो जाए, 18,000 हो जाए, ठीक है। तो इसको हम पोटेंशियल जीडीपी को क्या कर लेते हैं, वाई से डिनोट कर लेते हैं। अब जरा समझना कि देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, सॉरी 3 रिजल्ट हो सकते हैं, तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। पहला परिणाम क्या हो सकता है कि x = y। अब x = y का मतलब क्या हुआ, x को क्या माना हमने, रियल जीडीपी, y को क्या माना है हमने, पोटेंशियल जीडीपी। यानी जो हमारी रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी के क्या आ चुकी है, बराबर आ चुकी है, यानी जितनी हमने कल्पना की थी उतनी हमें मिल चुकी है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि x > y, यानी जो हमारी रियल जीडीपी है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, किससे, पोटेंशियल जीडीपी से। हमने कल्पना की थी 18,000 की, और हमें क्या मिल चुका है, 25,000 रुपये मिल चुके हैं। ग्रेटर देन का मतलब यही है। तीसरी कंडीशन क्या हो चुकी है
कि x लेस देन y, अर्थात यानी जो हमारी रियल जीडीपी है वो कम रही है जितनी हमने कल्पना की थी, अर्थात पोटेंशियल जीडीपी से, क्योंकि x क्या है रियल जीडीपी और y क्या है पोटेंशियल जीडीपी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, किताबों में कई बार क्या लिखा होता है, y रियल जीडीपी को y लिखा होता है और पोटेंशियल जीडीपी को y स्टार लिखा होता है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो समझने के लिए वेरिएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन देखिए क्या होती है कि जब क्या हो, जब आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए, अर्थात क्या हुआ कि रियल जीडीपी किसके इक्वल हो गई, पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल हो गई। इस कंडीशन में क्या होगा जरा समझना, हमने पोटेंशियल जीडीपी कितनी कल्पना की थी, 18,000, अर्थात हमने कितनी की थी, 18,000। हमें मिल कितनी रही है, बराबर का निशान है, अर्थात क्या हो गया, 18,000। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो कंडीशन दिखाएगी, ये स्थिति दिखाएगी पूर्ण रोजगार की स्थिति, पूर्ण रोजगार की स्थिति। इस पूर्ण रोजगार की स्थिति का क्या मतलब है कि जो हमारे संसाधन थे, संसाधनों का हमने क्या किया, पूर्ण यूज़ किया, पूर्ण यूज़ किया। अर्थात चलिए पिछले वाले एग्जाम्पल पे कि जो हमारे पास क्या थी, 10 मशीनें थी और जिसका हम यूज़ कितना कर रहे थे, 5 मशीनें यूज़ कर रहे थे। हमने क्या किया, 10 की 10 मशीनों का यूज़ किया। 50 लेबर थी, 20 का यूज़ कर रहे थे, हमने 50 की 50 लेबर का यूज़ किया। 100 यूनिट कच्चा माल पड़ा था, हम कितना यूज़ कर रहे थे, 50 यूनिट कर रहे थे, हमने 100 की 100 यूनिट का क्या किया यूज़ किया, 100 के 100 यूनिट कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का यूज़ किया। अर्थात पूर्ण रूप से अपने ये सारी क्या है, संसाधन है, संसाधनों का पूर्ण दोहन किया, अत्यधिक दोहन नहीं किया, पूर्ण दोहन किया, ठीक है। यहाँ अत्यधिक में फर्क आ जाएगा, हमने क्या किया, पूर्ण दोहन किया। तो जो ये स्थिति कहलाती है, ये कहलाती है पूर्ण रोजगार की स्थिति। और किसी देश में अगर ऐसी स्थिति होगी तो सीधी सी बात होगी, वहाँ क्या होगा, रोजगार भी होगा, ठीक है, बेरोजगारी कम होगी और ना इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, और लोगों का क्या होगा, लोग हैप्पी होंगे ज़्यादा, लोग क्या होंगे, खुशी होंगे, उनमें क्या होगी, खुशी होगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि x ग्रेटर देन y, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। इस x ग्रेटर देन y का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रियल जीडीपी है पोटेंशियल जीडीपी से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। क्योंकि हमने जो पोटेंशियल जीडीपी है उसकी कल्पना कितनी की थी, 18,000। और ये पोटेंशियल जीडीपी में ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि हमने कल्पना की थी कि यदि, ध्यान से सुना इस सेंटेंस को, यदि हम अपने संसाधनों का पूरी कैपेसिटी के साथ यूज़ करें तब हम इतना प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम जीडीपी को बढ़ाना तो किसी भी तरह से बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था पीछे कि हमने जैसे कोयले का उत्पादन किया, हमने 1,000 टन निकाला, हम 10,000 टन कर सकते हैं। जीडीपी को तो आप जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं, बट आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, हमें नकारात्मक तरीके से उसको नहीं बढ़ाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो x है वो ग्रेटर देन y है। x को हम मान चुके हैं रियल जीडीपी, y को मान चुके हैं पोटेंशियल जीडीपी। तो अब मेरे को बताइए क्या x की वैल्यू अब 18,000 होगी, 18,000 से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन है तो सीधी सी बात है ज़्यादा होगी। हम मान लेते हैं कि 25,000 है। तो ये जो कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन आएगी ना, हम अगर 31 मार्च 2023 को देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कल्पना 18,000 की थी और जीडीपी हमें मिल चुकी है 25,000 की, तो इसमें खुशी होने की बात नहीं है। इसका क्या हुआ, हमने नुकसान कर लिया। वो नुकसान कैसे कर लिया कि हमारे जो संसाधन थे, जो हमारे रिसोर्स थे, उसका हमने अति दोहन किया, पूर्ण दोहन नहीं किया, अति दोहन। अति दोहन का मतलब क्या हुआ, हमने अत्यधिक यूज़ कर लिया। यानी हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने उस नेगेटिव फैक्टर का यूज़ किया। अर्थात हमने क्या किया होगा, यहाँ पे लेबर का शोषण किया होगा, सीधी सी बात है। हमने जो सतत पोषणीय विकास है, अर्थात अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाला होगा, अर्थात समपोषणीय विकास के तत्वों का हमने क्या किया होगा, पालन नहीं किया होगा, यानी हमने पर्यावरण को क्या किया होगा, नुकसान किया होगा, ठीक है, लेबर का शोषण किया होगा। इन सब कारकों की सहायता से हमने क्या कर लिया, संसाधनों का अतिदोहन कर लिया। हमारे पास जितने प्राकृतिक संसाधन थे उनका जितना यूज़ करना चाहिए थे उससे अधिक यूज़ कर लिया। 1,000 टन की जगह हमने 10,000 टन कोयले का उत्पादन कर लिया, जबकि हमारी पूर्ति 1,000 में हो रही थी पहले, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, इस शॉर्ट टाइम के लिए तो सही है, पर हमने क्या किया, अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया। तो ये कहलाती है आपकी दूसरी कंडीशन। यदि यहाँ पर अगर आपकी रियल जीडीपी पूर्ण पोटेंशियल जीडीपी से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब जरा समझना, जैसे ये कंडीशन आएगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ी है घटी, प्रोडक्शन तो बढ़ गई, जीडीपी बढ़ा या घटा, जीडीपी भी बढ़ गया। बट यहाँ से क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपके उसमें माइंड में यह आ रहा होगा कि कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, लागत कैसे बढ़ेगी। देखिए, आपने जब ये रियल जीडीपी बढ़ाई, ठीक है, तो आपने
मज़दूरों का शोषण किया कि नहीं किया? मज़दूरों का शोषण करने का मतलब पहले आप 8 घंटे काम कर रहे थे, आपने उसको 12 घंटे काम करवाया। पहले आप 1000 टन कोयले का उत्पादन कर रहे थे, तो आपने क्या कर दिया, 10,000 टन कोयले का उत्पादन करवाना शुरू कर दिया। पहले आप मान लेते हैं कि 100 टन गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, आपने 150 टन गेहूं का उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब एक चीज़ देखिए कि पहले आप जब 1000 टन कोयले का उत्पादन कर रहे थे और फिर अब आपने 10,000 कोयले का टन का उत्पादन कर दिया, तो आपने कितना बढ़ा दिया, 9,000 बढ़ा दिया। अब ये 9,000 बढ़ाने के लिए सीधी सी बात है, या तो आपने क्या किया होगा, उन लोगों का शोषण किया होगा, उनसे 24 घंटे काम करवाया होगा उस लेबर से, या फिर आपने क्या किया होगा, आपने उनको क्या किया होगा, पैसा अधिक दिया होगा, या आपने क्या किया होगा, लेबर बढ़ाई होगी। लेबर क्या की होगी, बढ़ाई होगी। ठीक है, लेबर बढ़ाने का मतलब क्या है कि यदि आप उनको पहले 8,000 रुपये दे रहे थे, ठीक है, आपने अब क्या किया, यदि आप उनको पहले 8,000 रुपये दे रहे थे, अब आपने क्या किया, 10,000 रुपये देना स्टार्ट कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, लालच में आकर प्रोडक्शन को तो बढ़ा दिया, तो अब पहले जो आपका प्रोड्यूसर था, अर्थात उत्पादक था, जो आपका ओनर था, मालिक था, वो आपको काम के बदले 8,000 रुपये दे रहा था, अब उसी प्रोडक्शन के बदले आपको 10,000 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का तो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। जैसे ही प्रोड्यूसर का खर्चा होगा तो वो अपना खर्चा कहाँ से पूरा करेगा, यानी इस प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट निकलेगा, अर्थात कोयला निकलेगा, उस कोयले की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लागत बढ़ेगी तो भाई क्या हो जाएगा, प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्राइस बढ़ेगा, यदि प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्या हो जाएगी, मजदूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। मजदूरी तो बढ़ी गई है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले 8,000 रुपये मिल रही थी तो आपकी वेजिस तो क्या हो गई है, बढ़ चुकी है, वेजिस बढ़ चुकी है। बट यहाँ एक चीज़ याद रखेंगे, आपकी जो रियल वेजिस है ना, रियल वेज वो कम हो जाएगा। अब ये दोनों बातें विरोधाभास लग रही होंगी आपकी कि आप सर कह रहे हैं कि मजदूरी बढ़ चुकी है पर वास्तविक मजदूरी कम हो चुकी है, ये कैसे हो चुका है, ये कैसे संभव है, ज़रा समझना। देखिए, मान लेते हैं 2010 है, 2010 में आपको 8,000 रुपये मिलते थे सैलरी में, ठीक है, आपका काम चल रहा था। 2011 आया, बॉस ने खुश होकर 10,000 रुपये सैलरी कर दी। सैलरी कितनी बढ़ चुकी है, 2,000। पर यहाँ देखिए, जब 2010 था ना, तो आपको जो सरसों का तेल था वो 100 रुपये लीटर मिल रहा था, पेट्रोल था 70 रुपये लीटर मिल रहा था, दाल थी 60 रुपये किलो मिल रही थी, गेहूँ था वो आपको 15 रुपये किलो मिल रहा था। ठीक है, तो आपका खर्चा इतना हो रहा था, और ये पूरा खर्चा करने के बाद आप कितना, 4,000 सेविंग कर पा रहे थे पर मंथ। 8,000 की सैलरी में आप 4,000 सेविंग कर पा रहे थे। बट जैसे ही 2011 में आपकी सैलरी बढ़ी, यहाँ सैलरी का कितना डंट हुआ, 2,000 रुपये का बढ़ोतरी हुई। बट अगर यहाँ देखेंगे 2011 में सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, ठीक है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, दाल 150 रुपये किलो, और आपका गेहूँ 20 रुपये किलो। तो यहाँ से आपका खर्चा भी तो बढ़ चुका है ना, खर्चा भी तो बढ़ चुका है। पहले अगर आप 4,000 सेविंग कर रहे थे ना, यकीन मानिए अब आप सिर्फ आपकी सेविंग 2,000 रुपये होगी। तो जब आपकी सेविंग भी कम हो चुकी है, खर्चा बढ़ चुका है, अर्थात इस क्या हुआ, आपका जो वास्तविक मजदूरी है ना वो कम हो चुकी है, जो आपकी रियल वेज है ना, रियल वेज वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यदि आपकी सैलरी जिस गति से बढ़ रही है और उसकी डबल गति से आपके क्या हो रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं आपकी वस्तुओं की, और ये वो वस्तुएं हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, इनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आपकी ये वस्तुओं का प्राइस उसी डबल गति से बढ़ रहा है या उसी गति से बढ़ रहा है, तो आपका रियल वेज नहीं बढ़ा, आपका रियल वेज और भी घट चुका है। पहले आप 4,000 की सेविंग करते थे, अब आप 8,000 रुपये की सेविंग कर रहे हो। अब देखिए, पहले 100 रुपये का तेल मिल रहा था, अब 200 का मिल रहा है, 70 रुपये का पेट्रोल था, 100 रुपये का मिल रहा है, 60 रुपये की दाल थी, 150 रुपये किलो दाल मिल रही है, 15 रुपये गेहूँ थी, 20 रुपये मिल रही है। तो ये जो आपका वास्तविक मजदूरी है वो क्या हो चुकी है, घट चुकी है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब ये दूसरी कंडीशन होगी तो हमारा क्या होगा, रियल वेज क्या होगा, कम होगा, और रियल वेज कम होगा तो सीधी सी बात है भाई, इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। इन्फ्लेशन को महंगाई बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल इन्फ्लेशन को महंगाई कहा जाता है, इसको मैं पूरा खोल के पढ़ाऊंगा कि इन्फ्लेशन वास्तविक अर्थ क्या है इसका। ठीक है, जब इन्फ्लेशन चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी इन्फ्लेशन का आप मतलब सिर्फ क्या समझे, महंगाई समझे। तो सीधी सीधी दिख भी रही होगी महंगाई आपको, 100 रुपये लीटर तेल मिल रहा था, 200 मिल रहा है, 70 पेट्रोल 100 हो गया है, 60 की दाल 150 हो चुकी है, गेहूँ 15 का 20 हो चुका है। ठीक है, तो ये रियल वेज क्या हो चुका है, आपका घट चुका है, अर्थात आपका इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ठीक है, यदि हमारी दूसरी कंडीशन होती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब यदि हमारा रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से बढ़ता है, तो ये हमने किया होगा। अब जरा समझना तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस क्या हो जाएगा आपका कि x लेस देन y,
यानी जो रियल जीडीपी है वो क्या हो जाए, पोटेंशियल जीडीपी से कम हो जाए। पोटेंशियल जीडीपी कितनी मानी थी हमने, 18,000 रुपये, और रियल जीडीपी हमें, यानी कहने का मतलब 31 मार्च 2023 को हमने डिसाइड किया था कि हमें 18,000 रुपये मिलने चाहिए, और जब हम 31 मार्च 2023 को चेक करते हैं तो हमें मिलते हैं, मान लेते हैं कि हमें मिलते हैं 12,000 रुपये, अर्थात हमारी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो 12,000 रुपये निकलते हैं। यानी हमने 12,000 रुपये की ही वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक। तो ये क्या हुआ, ये जो स्थिति बताएगी ये बताएगी कि जो हमारे संसाधन है उनका हमने अपूर्ण दोहन किया है, अपूर्ण दोहन यानी सही से दोहन नहीं किया, ठीक है। यानी जो हमारी पहली कंडीशन थी ना, जो हमने पहले बताया था कि यदि हमारे पास 10 मशीनें हैं तो हम 5 ही मशीनों का यूज़ कर पाए। हमने कहने का मतलब है कि इस कंडीशन के अंदर हमने अपनी जो कैपेसिटी है उसका फुल यूज़ नहीं किया, ठीक है, यानी अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया। अगर हम अपनी क्षमता का पूर्ण दोहन करते तो हम 18,000 तक पहुंच सकते थे। इतनी, ये 18,000 जो है ना, ये एक वैल्यू है, यानी समझाने के लिए कि ये क्षमता है, इतनी क्षमता से अगर हम काम करते तो हम यहाँ तक पहुँच पाते, पर हमने क्या किया, इतनी क्षमता से काम नहीं किया, ठीक है। तो ये कंडीशन जो तीसरी हमें इस चीज़ को दिखाएगी कि हमने अपने संसाधनों का अपूर्ण दोहन किया। अपूर्ण, अति, पूर्ण, अपूर्ण, दोनों में क्या है, तीनों में अंतर है। जैसे ये कंडीशन आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बेरोजगारी फैलेगी। इसका संबंध बेरोजगारी से होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, जीडीपी नहीं बढ़ा, तो रोजगार कैसे क्रिएट होगा, और रोजगार तब क्रिएट होगा जब जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, रोजगार जीडीपी से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक गैप आता है, वो गैप क्या है कि जैसे इसी को ले लेते हैं हम, कि हमने क्या किया था, हमने कल्पना की थी, अर्थात हमारी जो पोटेंशियल जीडीपी थी वो थी 18,000 पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है, और हमें जो वास्तविक मिली अर्थात रियल मिली वो कितनी मिली, 12,000। कितने का अंतर आया, 6,000 का। जो ये अंतर आया है ना, ये जो गैप आया, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन गैप। और ये प्रोडक्शन नाम क्यों पड़ा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सारा खेल प्रोडक्शन का है, जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, प्रोडक्शन पड़ा। अब हमें प्रोडक्शन गैप मिलता है ना, ये प्रोडक्शन गैप नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। ये अभी क्या है आपका सकारात्मक, क्योंकि 18,000 में से 12,000 घटाएंगे तो क्या होगा, सकारात्मक। अगर ये 25,000 में से 18,000 घटाते तो ये नकारात्मक चीज़ दिखाता, अर्थात 18,000 में से 25,000 घटाते दूसरी कंडीशन को दिखाता तो ये नकारात्मक दिखाता। दोनों कंडीशन, जो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है और जो तीसरी कंडीशन है, यदि दोनों कंडीशनें होती हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन गैप मिलता है। और ये प्रोडक्शन गैप क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको आप समझ चुके होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये जो हमारी दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन है ना, कि x ग्रेटर देन y और x लेस देन y, ये दोनों नहीं होनी चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर। हमारी होनी चाहिए x इक्वल टू वाई, या इसके ये बिल्कुल इक्वल भी ना है ना, इसके आसपास पहुंच जाए। यदि मान लीजिए 18,000 माना हमने 16,000 17,000 पहुँच चुके हो, या 18,000 माना 19-20,000 तक भी पहुँच चुके हैं ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ना तो ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो, उम्मीदों से ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तब ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब जरा समझना कि ये जो दोनों कंडीशन है, ये क्यों आई, ये प्रोडक्शन गैप की वजह से आई। ये प्रोडक्शन गैप हमें ये दिखाता है कि जो हमने पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंचने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई थी, जो नीतियां बनाई थी, उन पे हमें दोबारा से विचार करना पड़ेगा। हमें पूर्ण रूप से, यानी कहना कि मतलब दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर दोबारा अपनी नीतियों पर विचार करेंगे और जांच करेंगे कितना करप्शन हुआ, कितनी कैपेसिटी के साथ यूज़ किया, कहाँ दिक्कतें आई, फिर सब चीज़ों को जांच करके फिर हम क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, फिर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये पूरी घटना कहलाती है आपकी पोटेंशियल जीडीपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है आपका ग्रीन जीडीपी का, उसको भी हम देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन पेन से लिखेंगे ग्रीन जीडीपी। देखिए होता क्या है कि किसी भी जीडीपी में क्या होता है, प्रोडक्शन का खेल है। प्रोडक्शन बढ़ती है तो जीडीपी भी क्या होती है, बढ़ती है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। बट ग्रीन जीडीपी क्या है, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन तो होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का होगा, सर्विसेज का होगा, ठीक है। अब जरा समझना कि मान लेते हैं कि पहले हम जो प्रोडक्शन करते थे तो हम कर रहे थे 1,000 यूनिट का, मान लेते हैं, ठीक है, 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो 1,000 जब यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमारे पास 2 फैक्ट्री थी, सीधी सी बात है,
एग्जाम्पल मान लेते हैं, 2 फैक्ट्री थी और जैसे ही हम 2 फैक्ट्री का यूज़ कर रहे थे तो उनसे जो धुआं हो रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, एडजस्ट कर पा रहे थे। 2 फैक्ट्री से इतना धुआं नहीं हो रहा था। और अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया तो स्वाभाविक सी बात है 2 फैक्ट्रीज तो होगा नहीं, वो क्या किया होगा, हमने फैक्ट्री की संख्या बढ़ा दी होगी। अब हमने क्या कर दी, 4 फैक्ट्री कर दी। ठीक है, अब जैसे ही हमने 4 फैक्ट्री कर दी, ठीक है, जैसे ही हमने 4 फैक्ट्री कर दी तो फैक्ट्री से क्या होगा, धुआं निकलेगा। तो धुएं से क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। तो हम जब अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है, अर्थात संपोषणीय विकास की धारणा को भी ध्यान में रखना है। हमें पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें क्या करना है, पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, अपने बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना। ठीक है, तो कई जो अर्थशास्त्री आए फिर बाद में, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि देखिए आप जो जीडीपी में आप जो जीडीपी कर रहे हो, जीडीपी निकालते हो, जैसे मान लीजिए जीडीपी है, जीडीपी में आप सिर्फ क्या गणना करते हो, प्रोडक्शन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, इसका क्या करते हो, प्रोडक्शन आप क्या करते हो, काउंट कर लेते हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई आप जीडीपी में जो प्रोडक्शन काउंट कर रहे हैं तो आप उसमें ये तो काउंट नहीं कर पा रहे हो कि कितना आपने पर्यावरण को नुकसान कर दिया। आपने पर्यावरण को भी तो क्या कर दिया, नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया। पहले 2 फैक्ट्री काम करती थी, अगर आप 4 फैक्ट्री लगा के प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हो, तो आपने पर्यावरण के साथ भी तो धोखा कर दिया, उसका भी तो नुकसान कर दिया। अर्थात आपने संपोषणीय विकास की धारणा को भी क्या कर दिया, खंडन कर दिया। तो अब अर्थशास्त्रियों ने जब इस पर विचार करना शुरू किया तो कहा कि भाई ये जो आपकी जो, अगर आप इस तरह से जीडीपी निकालते हो, इस तरह से आप अपना प्रोडक्शन करके जीडीपी निकाल रहे हो, तो वो आपकी एक्चुअल जीडीपी नहीं है। ठीक है, एक्चुअल जीडीपी नहीं है, तो आपको एक्चुअल जीडीपी निकालनी पड़ेगी। अब वो एक्चुअल जीडीपी कैसे निकलेगी वो जरा समझना। देखिए एक उदाहरण से मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए पहले 1000 यूनिट थी, 2 फैक्ट्री काम करती थी, उससे जो धुआं निकलता था, जितना प्रदूषण हो रहा था, एडजस्ट हो रहा था। इन 2 फैक्ट्री में क्या था कि 100 मजदूर काम करते थे, सीधी सी बात है। अब 100 मजदूरों के पास क्या आएगा, जब काम करेंगे तो क्या होगा, इनकम आएगी। तो हमें पता है कि हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम और जीडीपी निकाल सकते हैं, अर्थात इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ही 4 फैक्ट्री हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पहले 100 मजदूर काम कर रहे थे, यहाँ 200 गए, रोजगार तो बढ़ा, पढ़ो नकारात्मक रोजगार बढ़ा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि 200 लोग जब काम करने लगे तो क्या हुआ कि 200 लोगों को इनकम मिली। अब हमने इनकम मेथड से जब अपना नेशनल इनकम निकाला तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ के दिखी। 100 की निकाली तो कम दिखी थी, मान लीजिए 100 की निकाली तो 10,000 दिखी, 200 की निकाली तो 20,000 दिखी, तो बढ़ के दिखेगी, सीधी सी बात है। नेशनल इनकम में आप मेरे साथ पढ़ चुके हो, तीनों मेथड में आपको करवा चुका हूँ कि कैसे निकलती है नेशनल इनकम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ ये एक कंडीशन ये मान लेते हैं, एक कंडीशन ये मान लेते हैं। इस कंडीशन में जो जीडीपी, इस कंडीशन की जो पहली कंडीशन का उत्पादन दिख रहा है फैक्ट्री में, उसका जो जीडीपी में योगदान था कुछ रहा होगा। मान लेते हैं हम कि 100 रुपये रहा था। ठीक है, 100 रुपये रहा था जीडीपी में योगदान पहली वाली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम उसकी जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो 100 से तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि 4 फैक्ट्री काम कर रही है, 200 मजदूर काम कर रहे हैं और यूनिट भी बढ़ चुकी है, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो जीडीपी भी बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सीधी सी बात है कि 100 रुपये अगर योगदान था तो अब क्या हो जाएगा, 200 रुपये, यानी 100 से बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, 200 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर यहाँ हमने क्या किया, हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में संपोषणीय विकास की जो धारणा थी उसका खंडन कर दिया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मान लेते हैं ये हमारा भारत है। ठीक है, ये समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, तो समुद्र में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, सीधी सी बात है। और मान लेते हैं हम कि यहाँ से अगर हम तेल ले भी आके कहीं से लेके आ रहे थे या समुद्र से तेल निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, लीकेज हो गई और पूरा का पूरा जो पेट्रोल है, पूरा कच्चा तेल है, वो सारा समुद्र में फैल गया। ठीक है, पर जैसे ही समुद्र में तेल फैला तो उसके अंदर जो रहने वाली मछलियाँ हैं उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। मछलियों का नुकसान हुआ, अर्थात मछलियाँ मरी, तो जो मछुआरे हैं जिनका रोजगार चलता है, जो बिजनेस इकोनॉमी का सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर का सेक्टर है, वो भी एक प्रोडक्शन का, वो प्रभावित होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो तेल जो इसमें मिल चुका था, पेट्रोल, यानी इस समुद्र के जल में जो पेट्रोल मिल चुका था, उसको हमने अलग करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, कुछ केमिकल लेके आए। हम कुछ केमिकल आते हैं, बहुत केमिकल आते हैं जो तेल को और पानी को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने उस केमिकल का यूज़ किया, उस केमिकल से क्या होगा, तेल तो क्या कर लेंगे, हम अलग कर लेंगे। अब मान लीजिए पहले जब हम तेल निकाल रहे थे तो कुछ लोग काम कर रहे होंगे, बट जैसे ही ये तेल यहाँ पे गिरा और पूरे पानी समुद्र में तेल फैल गया, और इसको अलग करने के लिए हमने क्या किया, कुछ केमिकल लगाए। अब केमिकल क्या होगा, छिड़कना पड़ेगा। अब छिड़केगा कौन, मनुष्य, अर्थात मानव। ठीक है, जब मानव उस केमिकल को छिड़केगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक तो छिड़केगा नहीं, कहीं छिड़केंगे,
100 50 की कुछ भी संख्या मान लीजिए, कई लोग छिड़केंगे, तो जैसे ही ज़्यादा लोग छिड़केंगे उनको क्या हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, तो जो उनका जो पैसा आएगा वो भी तो क्या होगा, जीडीपी में क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तब जब रोजगार बढ़ेगा तो जीडीपी भी क्या होगी, बढ़कर दिखेगी। एक्चुअल क्या होगा, अगर रोजगार बढ़ा तो जीडीपी बढ़ के दिखेगी, प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ के दिखेगी। रोजगार से जीडीपी का कैसे कनेक्शन है, मान लीजिए ये मानव है, ठीक है, ये व्यक्ति है, इसको रोजगार मिल गया, इसको 10,000 रुपये मिले, तो ये क्या करेगा, 10,000 घर लेके जाएगा। तो क्या 10,000 रुपये ऐसे करके अलमीरा में रख देगा, नो, वो क्या करेगा, 10,000 में से 2,000 की सेविंग करेगा, 8,000 खर्चा करेगा। और जैसे ही 8,000 खर्चा करेगा तो मार्केट से क्या होगा, 8,000 की वस्तु और सेवाओं को लेके आएगा। जैसे ही मार्केट से वस्तु और सेवा को लेके आएगा तो मार्केट में 8,000 वस्तु और सेवाओं का क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। और मार्केट क्या करेगी, प्रोडक्शन फैक्ट्री को कॉल करेगी कि हमारे पास 8,000 वस्तु और सेवाओं की कमी हो चुकी है, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रोजगार बढ़ने से जीडीपी भी बढ़ती है, अर्थात जीडीपी बढ़ने से रोजगार भी बढ़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन से जुड़ी होती है। तो यहाँ से क्या होगा, जब छिड़काव होगा केमिकल का तो यहाँ से रोजगार तो बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गई, पर एक नुकसान हो गया। वो क्या हो गया, आपने जो यहाँ पे जो केमिकल था, इस केमिकल से जो यहाँ मछली थी, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, वो क्या हो गई, सारे समुद्री जीव मर चुके हैं। इससे क्या हुआ, आपका जो मत्स्य पालन विभाग है वो प्रभावित हो चुका है, यानी फिशरी जो सेक्टर है वो क्या हो चुका है, प्रभावित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, मछली भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन, याद करिए पहला लेक्चर, मछली क्या होती है, प्राकृतिक, क्योंकि उसको प्रकृति बनाती है, मानव नहीं बनाता, प्रकृति बनाती है, मानव तो उसको बनाकर खाता है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका मछली भी क्या हो चुकी है, प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो चुका है, वो भी क्या हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। तो आपने जीडीपी बढ़ा ली, विकास कर लिए, बट आपने इसको तो कैलकुलेट नहीं किया ना, जो आपकी मछली मरी है, जो आपका प्राकृतिक संसाधन मरा है, उसको आपने कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई तुम इसको भी कैलकुलेट करो, इसकी गणना कौन करेगा, ठीक है। तो इसकी गणना जब हम करेंगे तब हमारा क्या आएगा, एक्चुअल जीडीपी आएगा। तो अर्थात एक्चुअल जीडीपी होगा क्या, देखिए एक्चुअल जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी। इस रियल जीडीपी में क्या क्या शामिल होगा, पूरा प्रोडक्शन, चाहे हमने 4 फैक्ट्री लगाई, चाहे 5 फैक्ट्री लगाई, चाहे हमने यहाँ 10 मजदूरों को काम दिया, रोजगार बढ़ाया, जितना भी बढ़ाने के बाद जो प्रोडक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, रियल जीडीपी कहलाएगी, रियल जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। इसमें से हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, जो हमने नुकसान कर दिया, एक तो पर्यावरण का नुकसान कर दिया, एक यहाँ हमने मछलियों का नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो इसके लिए जो एक शब्द आता है वो आता है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जैसे ही हम रियल जीडीपी में से आपकी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो जो हमारी रियल जीडीपी है उसमें से हमने जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जितना हमने पर्यावरण का नुकसान किया है, उसको जब हम घटा देंगे तो हमें एक्चुअल जीडीपी मिल जाएगी। अर्थात इसी एक्चुअल जीडीपी को क्या कहेंगे, ग्रीन जीडीपी। तो ये होता है आपका ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो एक्चुअल जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब मेरे को लगता नहीं इससे बाहर आपका कोई आएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जीडीपी की तुलना करके देखेंगे हम इकोनॉमिक वेलफेयर से, और फिर हम देखेंगे विभिन्न देशों की जो जीडीपी है वो कैसे निकलती है, ठीक है। देशों के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। यदि आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो।